जिन्नाती कुआं किस्त नंबर 4। अनोखा मुकदमा। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही आया और मुझे हवालात में बंद कर दिया। वो दिन और सारी रात मैं हवालात में रहा। हवालात में मुझे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। खाना पानी मुझे वक्त पर मिला और सोने के लिए भी चारपाई और बिस्तर अच्छा खासा मिला। मगर इस ख्याल से मुझे दुख हो रहा था कि अब मुकदमा चलेगा और न जाने मुकदमे में क्या हो। जेल की हवा खानी पड़े या कोड़े पड़े। फिर अब्बा और अम्मी जान को भी मालूम नहीं कि इनका बेटा कहाँ गया। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने बता दिया होगा तो कुएं में तलाश किया होगा, और जब कुएं में मेरा नामो निशान ना पाया होगा तो रो पीट कर बैठ गए होंगे। या फिर अगर किसी ने बताया होगा कि कुएं का जिन लोगों को गधा बना देता है तो मेरे अब्बा कुएं के आसपास जो गधा देखते होंगे उसे अपना बेटा समझकर मोहब्बत के मारे गले लगाते होंगे और गंदे तवीज़ों में बेकार पैसे बर्बाद कर रहे होंगे। इनको क्या मालूम कि मैं यहाँ हालात में बंद हूँ और चोरी में पकड़ा गया हूँ। देखिए, आप तो मेरी आप बीती सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, मगर मैं सोच रहा था कि अगर जेल से बच गया तो अब कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं रात भर दुआएं करता रहा, बेचैनी के मारे ठीक से सो भी ना सका। सुबह को 2 सिपाही आए, वो मुझे कचहरी ले गए। कचहरी नए ढंग की नज़र आई। ना वकील की शक्ल, न पेशकार, न मेज़, न कुर्सी, बस एक सादा सा कमरा था। कमरे में फर्श बिछा हुआ था। फर्श पर एक बुजुर्ग बैठे थे। ये थे काजी साहब और ये थी अदालत। काजी साहब के सामने मेरा मुकदमा पेश हुआ। एक बोना और एक मुन्नी सी लड़की बिल्कुल गुड़िया की तरह उनके सामने बैठी थी। सिपाही ने मुझसे कहा, तुम भी काजी साहब के सामने जाकर बैठो। मैं जाकर काजी साहब के सामने बैठ गया तो उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और फिर मुझसे कहा, बाहर जाओ और फिर आओ। मैं कमरे के बाहर गया और आकर फिर बैठ गया। काजी साहब ने फिर कहा, बाहर जाओ और फिर आओ। मैंने फिर इनका कहना माना। उन्होंने फिर यही हुक्म दिया और मैंने फिर इनके हुक्म पर अमल किया। मैं दिल में सोच रहा था कि मुकदमा करने का ये क्या तरीका है। तीसरी बार जब मैं उनके सामने जाकर बैठा तो उन्होंने मुझे घूर कर देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया, सईद। तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ। तो इस पर काजी साहब ने कहा, तुम मुसलमान हो मगर तुमको ये मालूम नहीं जब किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं? मैंने शर्मा कर जवाब दिया, जनाब ये मुझको मालूम तो है मगर आदत नहीं है, इसलिए मैं सलाम करना भूल गया। ये जवाब देकर मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सलाम का जवाब काजी साहब, बोने और लड़की ने वालेकुम अस्सलाम कहकर दिया। सलाम की बरकत से मेरे दिल में जो डर समाया था वो दूर हो गया। अब जो मैंने बोने को देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो अनार बाग में मेरा पीछा करने वालों में था। लड़की को देखा तो पहचाना, अरे ये तो बाजार में मुझे पकड़ने वालियों में थी। मैंने इधर उधर देखा, एक गवाह भी तो होंगे, मगर मुझे कोई और नज़र नहीं आया। तो एक तरकीब सोचकर दिल ही दिल में मुस्कुराया और मुझे इत्मीनान सा हो गया कि अब फैसला मेरे हक में होगा। तो फिर काजी साहब ने मुझसे पूछा, तुमने चोरी की है? मैंने फ़ौरन कह दिया, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। इन दोनों ने बिला वजह मुझ गरीब पर इल्ज़ाम लगाया है। मैंने काजी साहब के सामने झूठ और गलत बयान दिया, लेकिन एक निराली बात हुई। झूठ बोलकर मैं जैसे ही चुप हुआ मुझे हिचकियाँ आने लगी और हर हिचकी के साथ एक मेंढक मेरे सामने मुंह से निकलने लगा। थोड़ी देर में बहुत से मेंढक मेरे सामने नज़र आने लगे। ये मेंढक मेरी तरफ मुंह करके बैठ गए और इस तरह टर टर करने लगे, झूठ सरासर टर टर टर, चोरी मत कर टर टर टर, अल्लाह से डर टर टर टर, तौबा फौरन कर टर टर टर, वरना तुझ पर टर टर टर, रोए घर भर टर टर टर।
मेंढकों ने इस तरह जो टर्टर लगाई तो मेरी तबीयत घबराई और काजी साहब ने मुस्कुरा कर मुझसे कहा, अब कहो क्या कहते हो, इतने गवाह मौजूद हैं। काजी साहब के इस सवाल का मेरे पास जवाब ही क्या था। मैं हक्का बक्का रह गया और दिल में कहा कि अब बुरा फंसा। चोरी भी की और झूठ भी बोला, कहीं ऐसा ना हो कि काजी साहब सज़ा दुगनी कर दें। ये सोचकर मैं बहुत परेशान हुआ।